आज जज साहब ने इस बात का और प्रोसिक्यूशन ने इस बात को एडमिट किया कि ये जो आउट ऑफ टर्न हम केस को चला रहे हैं, सीनियरिटी को बरकरार नहीं रख रहे, जबकि साल से बाकी रेफरेंसेस पड़े हुए हैं, तो उनकी बारी पहले आनी चाहिए थी। इसलिए कि हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है और उन्हें उसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि केसेस की तरतीब उस सीनियरिटी के मुताबिक होगी जिस तरह रेफरेंसेज इनके पास आए हैं, और ताकि उसके मुताबिक वो चलाया जाए। ऐसा ना हो जैसे माजी करीब में आपने देखा अबुल हसनात जुल्करनैन ने और जज कुदरतुल्लाह ने जिस अंदाज से रात को बैठ के जिस तरह फैसले किए और जज बशीर ने फैसले किए, वो स्याह तरीन अल्फाज में याद रखे जाएंगे। और उन्होंने जो इंसाफ का कत्ल किया उसके खिलाफ हम जज अबुल हसनात जुल्करनैन, जज कुदरतुल्लाह और जज हुमायूं दिलावर, जिसने इंसाफ का कत्ल सबकी आंखों के सामने किया, हम रेफरेंसेस फाइल करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मिसकंडक्ट किया है, इंसाफ का कत्ल किया है, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं, और एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत से, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे उन्होंने इमरान खान साहब को सजाएं दी हैं। अब उसके बाद जो अबुल हसनात को जिस तरह जज लगाया गया है, वो बिल्कुल हम उसकी मुखालफत करेंगे। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए। हम उसकी मुखालफत करेंगे। अब जो खान साहब ने बताया, जो कुछ मीडिया के साथ डिस्कशन हुई है, हम मुख्तसर अल्फाज में आपको बताएंगे। फॉर्म 45-47 अनवार काकड़ के कहने के बाद जिसने ये कहा कि अगर मैं फॉर्म 47 की बात करूंगा तो मुस्लिम लीग नून मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, और यही बात कमिश्नर रावलपिंडी ने कही, यही बात आपको याद होगा निसार चीमा ने कही, यही बात मुस्तफा कमाल ने कही, यही कामरान तसूरी ने कही। यानी उन सब ने ये एडमिट किया है कि किस तरीके से यहाँ मैनिपुलेशन हुई है। अब दो तबके बन गए हैं, जो ओरिजिनल इलेक्टेड लोग हैं वो फॉर्म 45 वाले हैं, जिसमें से हम लोग खड़े हुए हैं, और मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरी इस्लामाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी और तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी। बल्कि आपको याद होगा 3 दिन पहले नईम पजोता साहब के साथ जब मेरे मतलब मुकाबिल तारिक फजल बैठे, तो इन्होंने जब सवाल किया कि आप बताइए कैसे जीते हो, तो उसे कहा मैं अदालत में जाकर बताऊंगा। इन्होंने कहा आप कसम उठाते हो, वो कहता है मैं नहीं, और फिर उनका झूठ सबके सामने पूरी दुनिया ने देखा। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त 2 किस्म के इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं। एक असल इलेक्टेड है, वो फॉर्म 45 वाले हैं, जो कुछ हमारे पीटीआई के जीते हुए लोग हैं, असेंबली में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग वो हैं जो हम फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। हमारे पास इंशाअल्लाह उसका रिजल्ट भी है, हमारे केसेस लगे हुए हैं, हम जीतेंगे। अब जो फॉर्म 47 को लोगों को, रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया है एस्टेब्लिशमेंट ने, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और आज इन लोगों को जो जराइम की आमाजगाह बने हुए हैं, हाँ वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, या फॉर्म 47 के वो कठपुतली हुए एस्टेब्लिशमेंट के, उनके ऊपर तमाम मराहत हैं। आज उनको हर किस्म की आशीर्वाद हासिल है और उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और आपने देखा जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ और जुडिशरी के खिलाफ कल एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर 7 से ज्यादा अफराद ने एक ही तरह की गुफ्तगू की और अदलिया पे अटैक किया। मकसद क्या था कि जो इस वक्त आजाद अदलिया स्टैंड कर रही है, उनको एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे एक कठपुतलियों के जरिए उनको प्रेशराइज किया जाए, इंसाफ के रास्ते में रुकावट पैदा की जाए और उनके लिए मुश्किलात पैदा की जाए, ताकि ये उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक वो फैसले करें। आज आपको पता है इस सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ इस्लामाबाद के वो मुअज़्ज़ज़ 6 जज साहिबान, बल्कि तमाम हाई कोर्ट्स ने और लॉर्ड जुडिशरी ने लिख के दिया है कि जनाब अदलिया में मुदाखलत हो रही है, इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही हैं, और जब हम उनके अहकामात को या उनकी इंस्ट्रक्शंस को तस्लीम न करें तो हमें जिंदगी से मारने की धमकियां दी जाती हैं। ये जजेस ने लिख के दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम समझते हैं कि इस तरह का जो निज़ाम इंसाफ है उसके ऊपर नहीं चल सकता, और उसके ऊपर जो ट्रस्ट है पब्लिक का वो शेक हो रहा है। और इससे जो इशू चल रहा है कि ये एक जनरल परसेप्शन बन रही है कि ये मुल्क में जंगल का कानून बना दिया गया है और जंगल का एक बादशाह बैठा हुआ है, और वो फर्द वाहिद ना तो वो इलेक्टेड है, ना ही वो किसी रेफरेंडम के जरिए आया है। उसके अहकामात चलते हैं और नीचे इंसाफ के रास्ते में, कानून की हुक्मरानी में, आइन की बालादस्ती में और जमहूरियत को सही मानों में पनपने में वो रुकावट पैदा करते हैं, जिससे हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आज जो इन्वेस्टमेंट का इशू है वो क्यों नहीं आ रही। वजह क्या है? वजह मेन ये है कि आपका पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी में भी ये लिख के दिया है, उसने कहा है पाकिस्तान से कैपिटल फ्लाइट हो रही है, लोग पैसा लेके मुल्क से बाहर भाग रहे हैं, यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो प्रोफेशनल्स लोग हैं मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। और आपने देखा
दो वाकयात जो पिछले 2 हफ्तों से हुए हैं। पहला, गंदम से कैंडल, जो आप मरियम नवाज ने पंजाब के किसानों के साथ जुल्म किया, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। 3900 रुपया तय करके आज किसी से उन्होंने नहीं लिया, खरीदा, जिससे वो जो मिडिल मैन है, जो माफिया है, वो उनसे 2000-2500 में खरीद रहा है। आज अगर गंदम से वो आमदनी उनको नहीं होगी तो अगली फसल कैसे काश्त करेगा? और न सिर्फ ये, बल्कि वो गंदम अगले साल की कैसे काश्त होगी? ये बहुत बड़ा लॉस होगा अपने मुल्क के साथ। फिर दूसरी बात, जिस तरह $1 बिलियन का 350 अरब रुपए का नुकसान किया गया, वो कीड़ों वाली और गंदी वो गंदम मंगवा के, अब मैं सवाल करता हूँ, नैब किधर है? नैब के लिए एक इश्तिहार गुमशुदा चलाना चाहिए कि भाई आप कहाँ सो गए? चौथा केस बना रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, मगर उनको शर्म नहीं आती कि भाई गंदम स्कैंडल जो इस मुल्क की तबाही करने के मुतरादिफ है, आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, ना उनको गिरफ्तार करते हैं, ना किसी को छापा मारते हैं, ना कोई इनिशिएट करते हैं, ना कोई इंक्वायरी करते हैं। इसी तरह आप देखा, दुबई लीक्स हुई है 3 दिन पहले। दुबई लीक्स में नवाज शरीफ की फैमिली और जरदारी की फैमिली उसमें शामिल है, और उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जनरल हैं, उनके बेटे हैं, मोहसिन नकवी की बीवी है। लेकिन अब नैब ने इसमें क्यों नहीं एक्शन लिया? अब अगर तहकीकात हो रही है तो बदकिस्मती देखें हमारा मुल्क इस अंजाम को क्यों पहुंचा है। तहकीकात जब एक बात में हो रही है कि कल तस्वीर कैसे लीक हो गई, वो बदबख्तों के तस्वीर की लीक ने नुकसान पहुंचाया है मुल्क को, या ये दुबई लीक से नुकसान पहुंचाया है? और फिर आप देखो, सवाल ये आता है कि हम जहां चाहें जाकर के प्रॉपर्टी खरीदें। आप कौन होते हैं पूछने वाले? पहला सवाल आएगा कि आपने ये किन पैसों से खरीदी है। दूसरा सवाल आएगा कि किन चैनल से आपने भेजी है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए भेजी है तो ये क्राइम है। तीसरा सवाल ये है, जो सबसे अहम है, कि जब आप इक़्तिदार में हैं, आप लोगों को कहते हो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आओ। आप एक शहर में अगर $12 बिलियन की हमारी पैसा या हमारी प्रॉपर्टी बाहर पड़ी है, और एक बात और सारे मीडिया वालों को मैं कहना चाहता हूँ, ये वो नहीं है जो इनफरादी सतह पे है, ये सिर्फ वो है जो कंपनीज के जरिए लोगों ने वहां इन्वेस्टमेंट की है या प्रॉपर्टी खरीदी है, उनके नाम अभी सामने नहीं आए। यानी दुबई में ज्यादातर लोग कंपनी के नाम पे रखते हैं और बेनामी रखते हैं। बेनामी का तो आपको पता ही नहीं चलेगा, या जो इकामा के जरिए जिसने रखा है उसका नाम भी नहीं आया, क्योंकि वो तो दुबई का रेजिडेंट होल्डर तस्वर होगा कि उसके इकामा के नाम पे उसकी प्रॉपर्टी है। यानी कम से कम भी हमारा अंदाजा है ये 25 से 30 बिलियन डॉलर की कम से कम वो प्रॉपर्टीज हैं या वो पैसा है जो वहां दुबई में पड़ा हुआ है हमारा। फिर आप इससे अंदाजा लगाओ बाकी स्टेट्स में क्या होगा, यूके में कितना होगा, मलेशिया में कितना होगा, और उसके अलावा तुर्की में कितना होगा, उसके अलावा अमेरिका में कितना होगा। तो इन बदबख्तों की वजह से आज मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है। आज अगर ये लोग अपना पैसा, ये अपना नहीं है उनका, ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये आपका और मेरा पैसा है जो लूट के ले गए, लेकिन हम अभी कुछ नहीं कहते। मैं कहता हूँ वो पैसा लेके अगर मुल्क में ले आए तो आपका डॉलर 50 रुपए का हो जाएगा, बिजली का यूनिट 3 से 5 रुपए का हो जाएगा। आप $1 बिलियन के पीछे पूरा मुल्क आपने मकरूज करके रखा हुआ है, और उसके बदले में आप इतने बिलियन डॉलर्स उठा के मुल्क से बाहर बैठ के खड़े हैं। और फिर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है, जब आप ये कहते हो कि आप इन्वेस्टमेंट यहां ले आओ, तो आपसे सवाल किया जाएगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में क्यों नहीं लाते? जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में नहीं लाते तो फिर बाहर का इन्वेस्टर या हमारा ओवरसीज आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा? और ये ट्रस्ट के लिए जरूरी है कि आप यहाँ कानून की हुक्मरानी दें, इंसाफ का निजाम दें, निजाम को दुरुस्त करें, हुकूमत उनके हवाले करें जिनको जमहूर ने फैसला किया है। जमहूरियत का मतलब है यानी हक की हुक्मरानी अवाम का है, और अवाम ने जो फैसला कर दिया उसको तस्लीम करें, तभी आपका मुल्क आगे चलेगा। और आखिरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो सबसे बढ़कर है कि डंडे के जोर पे लोगों के नजरियात तब्दील नहीं कर सकते। आज कश्मीर में जो कुछ हुआ है ये आप मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तहजीब याफ्ता मुल्क में, किसी भी जमहूरी मुल्क में पुरअमन अवामी इनकलाब का रास्ता वोट का जरिया होता है। लोगों ने वोट के जरिए एक पुरअमन इनकलाब ले आए हैं। उसके रास्ते में जब आप रुकावटें पैदा करते हैं तो फिर ऐसी सिचुएशन पैदा होती है जो कश्मीर में हुई, और हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब ने भी कहा है, हम देख रहे हैं, ये अनकरीब पंजाब में भी होगा, ये अनकरीब बाकी सूबों में भी होगा। इसलिए आज भी वक्त है कि अपने आप को रिकंसीडर करें।